गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ के मेन ऑब्जेक्टिव्स अर्थात इसके मुख्य कारकों पर डिस्कस चल रहा है। अच्छा, आप लोगों को इंटरनेशनल पॉलिसी या इंटरनेशनल रिलेशंस तो समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो इंटरनेशनल रिलेशंस को ही अच्छी तरीके से पहले समझ कर लें। पहले हमारी जो समझ है कि वास्तव में इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, तो डू यू नो दैट, जानते हो आप इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? आपको हमने पहले भी बताया था इंटरनेशनल रिलेशंस। देखो बहुत अच्छे तरीके से समझो। पहले अगर आपका ये चीज़ क्लियर है तो फिर देन इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी क्लियर होगी। फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि जो हमारी भारत की विदेश नीति है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्या क्या इसके जो है मेन की है जिस पर जो है बेसिकली फोकस किया गया है। मतलब इंटरनेशनल पॉलिसी बनाते समय किन किन कारकों का विशेष ध्यान रखा गया है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर पहले इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए एक इसको आप ऐसे समझिए, ये क्या है? ये एक फैमिली है। क्या है? फैमिली है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन होता है? फैमिली में माता, पिता और उसके बच्चे, यही तो परिवार है। क्यों भाई? तो जो इसमें पेरेंट्स एंड किड्स, इससे मिलकर के क्या बना? परिवार बना। इज दैट क्लियर? अब देखिए ये फैमिली है, इसको आप ये मान लें ये क्या है? ये इंडिया है। समझ गए? ये जो फैमिली है यही इंडिया है। इसको अब आप ऐसे तरीके से समझिए, आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आ जाएगा। अब फैमिली के बाद मीन्स पेरेंट्स एंड किड्स, माता पिता और उसके बच्चे हो गए। फिर होता है भाई बहन, रिश्तेदार जो रिलेटिव्स हैं। कौन हो गए? मामा, फूफा, चाचा, ताऊ, राइट? तो ये कौन हो गए? ये रिलेटिव्स हो गए हैं। रिलेटिव्स में क्या आ गया? ब्रदर, सिस्टर, अंकल्स, और अंकल्स में तो चाचा, ताऊ, मामा, फूफा सब आ गए। ठीक है? कजन्स, ये सब जो है क्या हो गए? ये जितने भी रिलेटिव्स हैं इनको आप ऐसे देखिए, ये सब की सब क्या है? ये स्टेट्स हैं, ये राज्य। आप समझ में आ गया? तो ये राज्य जो है ये सब कहाँ पे आ रहा है? ये सब इंडिया में ही तो है। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद परिवार आपका एक चीज हो गई। परिवार में मतलब घर हो गया और घर के बाद रिलेशन हो गया। तो परिवार को हमने कह दिया यही इंडिया है, राइट? अब ये इंडिया मतलब यहाँ से लीड होती कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली के बाद आपका जो है यूपी, बिहार, बंगाल, ये सब क्या है? ये राज्य हैं, क्योंकि सब ये क्लोज रिलेटेड है। जैसे कि ये हमारे सब रिलेटिव जो है हमसे क्या है? क्लोज हैं। अब इसके बाद कौन आता है? फ्रेंड। वो हमारे ब्लड में नहीं होते हैं, ब्लड रिलेशन तो नहीं होता उनसे, राइट? और इनसे हमारा क्या है? ब्लड रिलेशन है, चाहे किसी भी तरीके का हो, राइट? वो कजन हैं, चचेरे हैं, फुफेरे हैं, ममेरे हैं, कुछ ना कुछ हमारा उनसे ब्लड है। अगर फुफेरा भाई है तो वहाँ हमारी बुआ है, ममेरा भाई है तो हमारी वहाँ पर मामा है। इज दैट क्लियर? तो लाइक दैट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो हमने कहा कि अब फ्रेंड सर्किल आ गया। अब फ्रेंड में जो आ गए, ठीक है, उनसे हमारे रिलेशंस हैं, वो चूँकि ब्लड से बाहर के हैं। अब ये आ गए फ्रेंड, इनको आप इनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। फ्रेंड्स जितने भी हैं, फ्रेंड एंड फ्रेंड टू फ्रेंड,
मतलब दोस्त का दोस्त, ये सब क्या है, ये सब हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में आ गए, ये आउटसाइडर्स हैं। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल रिलेशंस तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसको ऐसे तरीके से समझ लो, राइट? कैसे कि जो फैमिली है, जो फैमिली है और जो रिश्तेदार है, वो सब है क्या है, इंडिया है। और फैमिली से और रिश्तेदारों से बाहर जो हमारे संबंध हैं, वो सब की सब इंटरनेशनल संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ये चीज़ क्लियर हो गई? अब तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध समझ में आ गया, इंटरनेशनल रिलेशन। या इसको अब ऐसे देखिए, इसको अब आप समझिए, ये इंडिया है, इंडिया इन द सेंस दिल्ली। इंडिया का मतलब क्या है, दिल्ली, क्योंकि ये हमारी कैपिटल है। और इसके बाद यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल, ये सब जो है क्या है, ये हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर ही है। ये सारी चीज़ें जितने भी स्टेट हैं, ये तो हमारे इंडिया टेरिटरी के अंदर ही है। अब इस टेरिटरी के अंदर के जो रिलेशंस हैं, वो तो हमारे घरेलू रिलेशंस हो गए, राइट? अब इसके बाहर जो हम कर रहे हैं, हमारे संबंध यूएसए से हैं, हमारे संबंध ब्रिटेन से हैं, हमारे संबंध अफ़गानिस्तान से हैं, हमारे संबंध रसिया से हैं, राइट? हमारे संबंध कनाडा से हैं, राइट? चाइना से हैं, जापान से हैं। ये जितने भी देशों से हमारे जो भी संबंध हैं, वो किस तरह के संबंध हैं, पॉलिटिकल एंड ट्रेड। या तो हम इनके साथ व्यापार करते हैं, और व्यापार करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे उनसे क्या है, पॉलिटिकल रिलेशंस भी। इज दैट क्लियर? और जहाँ संबंध होते हैं तो संबंधों में खटास भी होती है। खटास क्या होती है? जैसे कि यारी दोस्ती होती है तो तू में होती है कि नहीं होती है? होती है ना। इसी तरीके से जब हम संबंध बनाते हैं, तो जिनसे भी हमारे संबंध होते हैं, उन संबंधों के बीच में क्या चलती रहती है, एक खटास भी, कभी खटास कभी मिठास, कभी खटास कभी मिठास। इन्हीं का नाम क्या है, संबंध है। उन खटास और मिठास के दौर में देखने की बात यह है कि जब खटास होती है, जब हमारे संबंधों में कुछ तनाव होता है, तो उस तनाव में हम रिएक्ट कैसे करते हैं, ठीक है? हम उस तनाव में रिएक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, इनसे हमने जो रिलेशंस बनाए, उन रिलेशंस के पीछे का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? वही तो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि ओवरऑल हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है क्या, नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित, कि हम राष्ट्र हित कैसे करें, राइट? और तनाव की स्थिति अगर हो तब हम कैसे निपटें, राइट? तो ये दो चीज़ें हैं कि वाई इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्यों, और अंतर्राष्ट्रीय, या इसको अंतर्राज्यीय भी कहते हैं, क्योंकि हम स्टेट भी कहते हैं इनको, ठीक है? तो ये अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्यों? इज दैट क्लियर? क्या ज़रूरत है हमें, जब हम अपने देश के अंदर खुश हैं, हमारे देश के अंदर की जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, जो यहाँ की जलवायु है, वो अपने आप में जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, वो दुनिया के तमाम देशों की अपेक्षा या तुलनात्मक देखा जाए तो हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ पे सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, और ऑलमोस्ट हर तरह की हम यहाँ पे फसल भी उगाते हैं। तो हमें दूसरे देशों से संबंध रखने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है।
अगर आपके घर में सब कुछ है, आपके घर में भाला भी है, बर्छी भी है, बंदूक भी है, तलवार भी है, ठीक है, और गाड़ियाँ भी हैं, महंगी गाड़ियाँ भी हैं, इज दैट क्लियर? तो क्या हम पड़ोसी से संबंध ना रखें? पड़ोसी से संबंध रखने की ज़रूरत है, राइट? पड़ोसी देशों से संबंध रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम तलवार बनाते हैं तो मेरा पड़ोसी सुई बनाता है। हमारे घर में जो सफाई होती है उसका पोछा तो कोई और ही बनाता होगा ना। हमने हवाई जहाज बना दिया, कार तो कोई और बनाने वाला है ना। तो हमें अपने राष्ट्र हित की पूर्ति करने के लिए हमें पड़ोसी देशों से संबंध भी रखना है। अगर हम फसल उगा रहे हैं किसी चीज़ की, तो किसी के यहाँ कोई दूसरी फसल बहुत अच्छी उगती होगी। अगर हम अपने यहाँ कार बहुत अच्छी बनाते हैं तो हमें हवाई जहाज किसी और देश से भी लेना होगा, राइट? तो इसलिए हमें उनसे इंटरनेशनल रिलेशंस भी रखने हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी ज़रूरत है। क्लियर? तो इंटरनेशनल रिलेशन समझ में आ गया होगा क्यों ज़रूरी है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ में आ गई होगी क्यों ज़रूरी है, और इन दोनों क्यों के पीछे का क्यों क्या है? क्योंकि वी हैव टू नीड नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट। हमें हमारे देश को एक राष्ट्रीय हित की ज़रूरत है कि हम वो राष्ट्रीय हित कैसे करें, राइट? अब राष्ट्रीय हित में जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि जब संबंध बनते हैं तो संबंधों में तनावपूर्ण स्थिति भी बनती है और बहुत अच्छी स्थिति भी बनती है, मतलब टेंशन भी बढ़ती है और अच्छी मीटिंग्स भी होती हैं। तो टेंशन की स्थिति में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है कि रिलेशंस के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित, राइट? अब टेंशन अगर हो गई राष्ट्रीय हित करने में तो हमारे पास ऑप्शन दो है, ठीक? क्या ऑप्शन है कि या तो हम वार कर लें, राइट? और दूसरा ये भी वार है, लेकिन ये इसको वार का नाम ना दें, हम उस टेंशन को, उस डिस्प्यूट को डिसिप्लिन हो करके, बहुत अनुशासित रह करके, डिप्लोमेसी, थ्रू डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति के द्वारा हम इसका क्या कर लें, सलूशन पा लें, राइट? क्योंकि वार जो है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में मानव के हितकर नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग का नुकसान होता है। इससे ह्यूमन बीइंग का बहुत तरह का लॉस होता है, मॉनेटरी लॉस होता है, मतलब रुपए पैसे का तो लॉस होता ही है। लड़ाई लड़ने के लिए फिर हमें क्या चाहिए, हमें ईंधन भी चाहिए, फ्यूल, राइट? और वो फ्यूल कहीं पैदा नहीं होता है हमारे यहाँ, हमें फ्यूल कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, और लेना पड़ेगा तो इसीलिए हमने उनसे संबंध डेवलप किए हुए हैं, राइट? अब जो है जब हमें फ्यूल लेना पड़ेगा फिर हमको आर्म्स भी चाहिए, हथियार भी चाहिए, हैं, डिफेंस सिस्टम भी चाहिए पूरा, ठीक? अच्छा, ये सब मॉनेटरी लॉस तो हो ही रहा है पैसे का, इसके साथ साथ ह्यूमन लाइफ लॉस है, जो मानव का जीवन है उसका भी बड़ा नुकसान है। क्योंकि युद्ध में ऐसा तो है नहीं कि जब हम जाएंगे और हम किसी को जाकर गोली मार देंगे और सामने वाला जो फौज खड़ी है वो जो है क्या है, वो कह देगी कि आइए आइए डॉक्टर साहब आइए, और गोली मार के हमें चले जाइए। इज दैट क्लियर? वहाँ पर जो हमारा दुश्मन देश है, जिसको हमने अपना दुश्मन मान ही लिया है, बना ही लिया है, तो वो भी तो जो है हमको रिटेलिएट करते हुए गोली का जवाब गोली से देगा, राइट? तो हम भी मर सकते हैं और सामने वाला भी मरेगा, तो कुल मिलाकर के ह्यूमन लॉस है, राइट? अब यहाँ पर जो मैंने डिस्कस किया था, दो तरह के देश होते हैं, एक हार्ड एक सॉफ्ट।
कुछ कंट्रीज के लिए वार में ही अपना नेशनल इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं, लेकिन वी बीइंग एन इंडियन सिटीजन या बीइंग इंडिया, मतलब एक स्टेट भारत के रूप में अगर हम देखें तो हम विश्वास करते हैं किस पे? डिप्लोमेसी पे, राइट, कूटनीति पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और युद्ध से मानव का नुकसान होता है, मानव जीवन का नुकसान होता है और मॉनेटरी लॉस तो होता ही है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हमें अपना हित, हमारा जो राष्ट्रीय हित है वो युद्ध करने में नहीं है, बल्कि युद्ध को समाप्ति की ओर ले जाने में है। आराम से बातचीत करके अगर मामले निपट जाएं तो भी गुड होंगे। अब यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी के फाउंडर हैं, किसको बताया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित नेहरू जो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्या हैं? फाउंडर हैं। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी आए और जब आते ही उन्होंने कह दिया कि भाई ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, राइट, ये भारत की विदेश नीति है, उन्होंने कह दिया और बाकी सारे लोगों ने सर झुका करके मान लिया। क्योंकि जब कोई पॉलिसी बनती है तो उस पॉलिसी पर तमाम पहलुओं पर डिस्कशन होता है, राइट, होता है कि नहीं होता है? अरे भाई, एक अगर आदमी शर्ट भी खरीदने जाता है तो फैमिली में 4 लोग बैठ करके पहले वो ये भी डिस्कस कर लेते हैं कभी कभी कि यार वो शर्ट किस रंग की लाना है। अगर किसी खास मौके के लिए शर्ट खरीदी जा रही है तो लोग यारी दोस्ती में या फैमिली में भी डिस्कस कर लेते हैं, तो वो कहते हैं नहीं तुम्हें पीले रंग की ज़्यादा सूट करेगी। इज दैट क्लियर? तो जब हम शर्ट में इतना डिस्कशन कर सकते हैं डिसीजन लेने में, तो ये तो हम विदेश नीति बना रहे हैं, राइट। और जब हम विदेश नीति बना रहे हैं तो विदेश नीति पर भी डिस्कशन हुआ होगा। तो विदेश नीति में हमारे पास जो कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य कहते हैं, राइट, जिनकी किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, जो कि प्राचीन भारत की एक राज्य व्यवस्था हुआ करती थी, राइट, कि कैसे देश चलता है, कैसे चलाना चाहिए। तो चाणक्य की जो हमारे पास नीति भी थी मौजूद, तो चाणक्य की नीति जो है रियलिस्टिक थी। चाणक्य जो नीति थी वो कैसी थी? रियलिस्टिक नीति थी, मतलब यथार्थवादी, ठीक है। और यथार्थवादी नीति में विदेश नीति ये कहती है चाणक्य के हिसाब से कि राष्ट्र के विकास के लिए या अपने राष्ट्र हित के लिए व्यक्ति को संघर्षरत रहना चाहिए और लड़ना भी चाहिए और कठोर फैसले भी ले लेने चाहिए। कठोर फैसले, फिर वही कठोर फैसला तो कहाँ पे आ गया? युद्ध का आ गया। टेंशन है तो टेंशन को 2 तरह से निपटाया जा सकता है, या तो बातचीत करके या सीधे सीधे फायर होकर के, गोली मार करके, जो कि लड़ाई है। तो ये चाणक्य की जो नीति थी, कौटिल्य की जो नीति है, वो यथार्थवादी विदेश नीति थी। यथार्थवादी विदेश नीति का मतलब होता है कि जो जैसा करे टिट फॉर टैट, जैसे हो तैसा, मतलब सज्जन को सज्जन मिले कि 2-2 बातें हो, गधे को गधा मिले कि 2-2 लातें हो। क्लियर? तो वो इस पर फोकस कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ अशोका दी ग्रेट, अशोका दी ग्रेट, इनका नाम तो सुना ही होगा। ये एम्पेरर थे, ठीक है, और बहुत शक्तिशाली एम्पेरर थे। इनका जो फोकस था, अशोक का दी ग्रेट का जो फोकस था, वो मोरल वैल्यूज पर था, पीस पे था। इन्होंने कहा कि नहीं, हम, इनका जो फोकस है मोरल वैल्यूज, पीस मतलब शांति। इन्होंने कहा युद्ध किसी समस्या का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। वॉर इज नॉट अल्टरनेटिव ऑफ एनी प्रॉब्लम, वॉर इज नॉट अल्टरनेटिव ऑफ एनी प्रॉब्लम। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है और ना ही ये विकल्प है। तो विकल्प क्या है? वर्ल्ड पीस, ठीक है।
और विश्व शांति की इन्होंने पर फोकस किया कि पूरे विश्व में या इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी राजनीति हो, इंटरनेशनल राजनीति हो, वो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर क्या शांति स्थापना की बात करे, मानव हित की बात करे। अगर मानव हित होगा तो राष्ट्रहित अपने आप हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इंटरनेशनल पीस की बात की गई, किसके? अशोका के अकॉर्डिंग, राइट। इंटरनेशनल पीस, फिर इक्वालिटी की भी बात की गई। क्योंकि हम जो है वासुदेव कुटुंबकम को फॉलो करते हैं, वासुदेव को कि पूरा विश्व, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब है पूरा विश्व अपना ही परिवार है। तो यहाँ पर गांडीयन फिलॉसफी भी है हमारे विदेश नीति में। गांडीयन फिलॉसफी मतलब गांधी जी की भी फिलॉसफी ये है कि पूरे विश्व को अपना परिवार समझे, पूरा विश्व अपना ही परिवार है। और इसलिए जब परिवार है तो हम पूरे परिवार में क्या चाहते हैं? शांति स्थापित रखना चाहते हैं। जैसे कि एक बड़ा होता है, एक बुजुर्ग होता है, तो बुजुर्ग या घर का जो बड़ा सदस्य होता है, जब बच्चे आपस में लड़ते हैं तो उन बच्चों को क्या करता है? आपस में और नहीं लड़वाता है, उन बच्चों को आपस में लड़ने के लिए रोकता है। तभी तो भारत विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ेगा। भाई अगर हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, आज हम कल्पना कर रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं कि हम भावी विश्व गुरु हैं, मतलब इस वर्ल्ड को हम ही लीड करेंगे। एक हम अपने आप को वर्ल्ड लीडर के तौर पर आज हम मान रहे हैं कि हम वर्ल्ड लीडर हैं। तो वर्ल्ड लीडर का नेतृत्व कैसा होना चाहिए? पूरे वर्ल्ड में पीस स्थापित करने की बात करनी चाहिए। इट दैट क्लियर? अगर वर्ल्ड में पीस है तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट ऑटोमेटिक हो गया, राइट। तो यहाँ पर ये है हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी, क्या? मोरल वैल्यूज, इक्वालिटी और इंटरनेशनल पीस। हम समानता की बात करते हैं कि पूरा देश, पूरा विश्व एक समान है और पूरा विश्व एक ही परिवार है। और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं, उन पर भी हम डिस्कशन करेंगे, चाहे यूएनओ पर डिस्कस करेंगे या और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं, विकास, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ये तो समझ में आ गया। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल क्या? नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल पीस। इज दैट क्लियर? अब राष्ट्रहित और हम कैसे देखते हैं? यूएनएससी की बात अगर हम करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अकॉर्डिंग कोई भी सोवरेन स्टेट हो, कोई भी सोवरेन स्टेट मतलब संप्रभु राज्य है, तो वो कोई भी राज्य है उसे अपनी बाउंड्रीज की जो उसकी सीमाएं हैं उनको डिफेंड करने का, उनको प्रोटेक्ट करने का राइट उसके पास है, राइट। और बीइंग इंडिया एज ए नेशन, एज ए सोवरेन नेशन, इंडिया एज ए सोवरेन नेशन, हम इंपीरियलिज्म मतलब साम्राज्यवाद का अपोज करते हैं, राइट। हमारी विदेश नीति क्या है? हमारी विदेश नीति है अपोज टू इंपीरियलिज्म। हम साम्राज्यवाद का क्या करते हैं? विरोध करते हैं, राइट। हम साम्राज्य मतलब ना हम किसी और की सीमा में, साम्राज्यवाद का मतलब ये नहीं है कि कोई हमारी सीमा में आएगा तो ही हम उसका विरोध करेंगे। हम भी, इवन हम भी किसी और की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, वायलेशन नहीं करेंगे। जिसका जीता जागता उदाहरण जब हमने 1965 भारत चाइना का जो वार हुआ, वो लाल बहादुर शास्त्री साहब हमारे देश के जो है क्या थे? प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और हमारी सेनाएं उस समय लाहौर तक जा कर के
पहुंच गई थी, लाहौर तक कब्जा कर लिया था, फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ना युद्धबंदियों को, युद्धबंदी कौन, जो उनकी सेना के लोग हमने बंदी बनाए थे, हमने उनको भी छोड़ा, और किसके तहत, जिनेवा कन्वेंशन के तहत। ये हम पढ़ाएंगे आपको जिनेवा कन्वेंशन का भी। तो जिनेवा कन्वेंशन के तहत हमने उनके सैनिकों को भी छोड़ा, और जिन सीमाओं पर हमने अपना हस्तक्षेप कर लिया था, कब्जा कर लिया था, तो उन सीमाओं को भी, जो जीती हुई सीमाएं थी, वो हमने वापस कर दी। क्योंकि हमारी जो नीति है, किसी दूसरे की ज़मीन को कब्जा करना नहीं है। साम्राज्यवाद का हम विरोध करते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि ना कोई हमारी सीमा में आए और ना हम किसी और की सीमा में जाएं। और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हमने फिर से किसका सहारा लिया, वही अपनी जो डिप्लोमेसी है, जो भारत की विदेश नीति है, राइट। क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है बहुत अच्छी विदेश नीति है। क्यों अच्छी विदेश नीति है? क्योंकि हम वर्ल्ड की सबसे टॉप विदेश नीति पर बिलीव करते हैं, और वो है भारत की विदेश नीति। क्योंकि हम ही हैं जो किसी दूसरे की ज़मीन को देखना पसंद नहीं करते हैं, ना हमें उसकी दूसरे की ज़मीन देख करके कोई लालच आता है, और ना हम उस पर कब्जा करने की बात करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम साम्राज्यवाद का अपोज करते हैं, और ये कहते हैं कि यूएनएससी, अकॉर्डिंग टू यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हर देश को ये अधिकार है कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा करे, उसी में उसका क्या है, नेशनल इंटरेस्ट है। हम फ्रेटर्निटी को प्रमोट करते हैं। फ्रेटर्निटी मतलब हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी पढ़ाया होगा कि हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं। विश्व बंधुत्व, चूंकि हमने तो पहले ही कह दिया वासुदेव कुटुंबकम, क्योंकि पूरा विश्व एक ही परिवार है, राइट। और जब हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, तो विश्व बंधुत्व की भी बात करते हैं कि अगर हम उनमें आपस में भाईचारा बढ़ाएंगे। प्रमोट, क्या प्रमोट करना है? वी हैव टू प्रमोट, जो हमारी विदेश राजनीति का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव और जो हमारे कारक हैं, क्या है वो ऑब्जेक्टिव्स हैं? वर्ल्ड फ्रेटर्निटी। वर्ल्ड फ्रेटर्निटी का मतलब है कि हम विश्व स्तर पर बंधुत्व अर्थात भाईचारा को प्रमोट करते हैं। और क्यों प्रमोट करते हैं? अगर हमारा जो है ये फ्रेटर्निटी होगी, विश्व बंधुता होगी, तो हम क्या करेंगे? उनके साथ ट्रेड भी तो करेंगे। आप पड़ोस में रहते हो तो पड़ोस में आप लेन देन कब कर सकते हो? जब उससे दोस्ती रखोगे या दुश्मनी रखोगे। कॉमन सेंस की बात है। अगर हम दोस्ती रखते हैं, राइट, तो हम पड़ोसी से ये भी कह सकते हैं कि यार वो मेरी मोटरसाइकिल कार खराब है, ज़रा तुम अपनी मोटरसाइकिल दो, या आज अपनी गाड़ी दे दो, राइट। तो ये क्या हुआ? यह एक ट्रेड तरह का हुआ। ये हमारा एक ट्रेड है। ये वो लोकल का ट्रेड है, ये इंटरनेशनल ट्रेड है। तो इंटरनेशनल ट्रेड कब होगा? जब इंटरनेशनल पीस होगा। इंटरनेशनल पीस है, मित्रता है, भाई बंधुता है, तो हम उनसे ये भी कहेंगे कि भाई आप हमको, जैसे हम अभी फ्रांस से जो है क्या लाए, राफाल लाए। तो राफाल हम दुश्मनी करके तो नहीं लाए थे। पहले हम जो है फ्रांस जाते और अपनी सेनाओं को अंदर आगे कर करके फिर कहते कि राफाल दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो क्या हमें राफाल मिलता? नहीं मिलता ना। हमने राफाल की डील की, वो किसका? वो हमारे बंधुत्व, फ्रेटर्निटी अर्थात भाईचारे का, या मैत्री जो संबंध है। मैत्री संबंध का मतलब जो मित्रता के संबंध हैं, उन संबंधों का नतीजा है कि हम कहीं से राफाल लाते हैं तो कहीं से कोई टेक्नोलॉजी ले आते हैं कहीं। जैसे अभी अब आपको पता होगा कि भारत में बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये भी हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है कि हम विदेशियों को भारत में इन्वेस्टर के तौर पर बुलाएं। हम उनसे कहें कि आइए और भारत में पैसा लगाइए, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर तो चूँकि जब कोई फॉरेन कंपनी आती है इंडिया में और वो पैसा लेकर के आती है, यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, तो वो सिर्फ पैसा नहीं आ रहा होता है, उस देश की टेक्नोलॉजी भी आती है, राइट। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि यामाहा मोटरसाइकिल सुनी है आपने, देखी होगी, रोड पर बहुत सारी चलती हैं। तो यामाहा की जो कंपनी है मोटरसाइकिल की, इसमें जो इंजन है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो जापानीज टेक्नोलॉजी है।
अब लोगों ने, जिन्होंने कौन सी यामाहा की बाइक चलाई, उन्होंने कहा यार यामाहा की बाइक बहुत अच्छी है। तो यामाहा की बाइक अच्छी है, क्यों अच्छी है? यार इसका इंजन बहुत मस्त है। अच्छा इंजन बहुत मस्त है तो फिर टेक्नोलॉजी क्या है? तुरंत आदमी जानता है कि ये टेक्नोलॉजी कहाँ की है। देन वो टेक्नोलॉजी किसकी है? जापान की, राइट। तो अच्छा ये जापानी टेक्नोलॉजी का है यार, तभी मस्त है, ठीक है। तो यहाँ पर यामाहा ने आकर के, इंडिया में आकर के उसने क्या किया, एक मोटरसाइकिल की कंपनी लगा दी और पैसा इन्वेस्ट किया। तो वो जापान यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर ही नहीं आया, वो अपनी टेक्नोलॉजी भी तो लाया। कल को हमारा उससे जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो ये यहाँ से इन्वेस्टर जा सकता है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी तो भारत में रह गई। इज दैट क्लियर? तो जब हम किसी को इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आएँ, तो ये भी हमारा क्या है? नेशनल इंटरेस्ट है। क्योंकि जब इन्वेस्टर्स आते हैं तो इन्वेस्टर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आती है। इज दैट क्लियर? तो टेक्नोलॉजी लाने के लिए, क्योंकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी आए, ये भी हमारी भारत की विदेश नीति का जो है क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। इज दैट क्लियर? तो इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते करते आपने हीरो होंडा की भी मोटरसाइकिल सुनी होगी, देखी भी है, अभी भी चल रही है रोड पर। कि पहले हीरो तो जो है था एक जो साइकिल ब्रांड था हमारे इंडिया का, वो साइकिल ब्रांड था। होंडा जो है बाहर का ब्रांड है, हम उसको ले आए तो यहाँ पे हीरो और होंडा ने मिलकर के हीरो होंडा एक मोटरसाइकिल डेवलप की। वो जो चल गई, आज वो जो है हीरो अलग हो गया और होंडा अलग हो गया, सेपरेट हो गया, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी पर आज हीरो बाइक बन रही, राइट। क्योंकि जब कोई जाएगा तो टेक्नोलॉजी तो छोड़ के जाएगा ही जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो भारत की विदेश नीति के जो है ये क्या है, मुख्य कारक हैं कि हमें अपना एक नेशनल इंटरेस्ट हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है। नेशनल इंटरेस्ट हमें वर्ल्ड पीस, इंटरनेशनल पीस में मिल रहा है। इंटरनेशनल हमारी पॉलिटिक्स जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थात अंतर्राज्यीय, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल लेवल पर पीस की बात करते हैं और ट्रेड को ग्रो करने की बात करते हैं कि भाई हमारा ट्रेड जो है, जो हमारा व्यापार है, वो कैसे ग्रो, राइट। अब सिक्योरिटी की बात करें हम, प्रोटेक्शन की, तो हम प्रोटेक्शन कहाँ पे किन किन पॉइंट पर करते हैं। एक तो हम इंडियन टेरिटरीज़ की जो बॉर्डर्स हैं, बाउंड्रीज़ हैं, उन बाउंड्रीज़ की हम सिक्योरिटी करते हैं, साथ ही प्रोटेक्ट करते हैं एज वेल जो इंडियंस हैं, हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं जो एब्रॉड हैं। ना केवल इंडिया के अंदर सिटीजन्स की रक्षा है, बल्कि इंडिया से बाहर, कोई कनाडा में है, कोई यूक्रेन में है, कोई रसिया में है, कोई ब्रिटेन में है। तो जो हमारे इंडियन सिटीजन्स एब्रॉड गए हैं, दुबई गए हुए हैं, वहाँ पर वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे वो ट्रेड कर रहे हैं, तो उनकी भी हम सिक्योरिटी अर्थात प्रोटेक्शन की बात करते हैं। इज दैट क्लियर? ये है हमारी इंटरनेशनल क्या, फॉरेन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जो हमारी भारत की विदेश नीति है वो यही है कि इस पर हमें मेनली कार्य करना है और बड़े से बड़े डिस्प्यूट को किस तरफ, पीस की तरफ लेके जाना है, बातचीत की तरफ लेके जाना है, डिप्लोमेसी के थ्रू उस जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की बात करनी है। जैसे कई, अब तो खैर हमने इस पर कई लेक्चर भी कर दिए, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आज बिल्कुल बेसिक से ये समझा दिया कि परिवार क्या है और इंटरनेशनल रिलेशंस क्या हैं। मतलब देश और विदेश यहीं से समझ में आ जाता है, फैमिली से ही। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ मेरे ख्याल से इंटरनेशनल पीस समझ में आ गया होगा, सॉरी इंटरनेशनल रिलेशंस और हमारी जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के फाउंडर कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है जो फिलॉसफी अडॉप्ट की है वो किसकी की है? अशोका द ग्रेट एंड गांधीयन फिलॉसफी की। इसमें जो है क्या है, हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी में झलक है।
अब इस पे हम ट्रेड संघर्ष, जो ट्रेड वार, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और अब प्रॉपर तरीके से इसका स्टेप बाय स्टेप, मतलब मुझे लगता है लेक्चर 3 तक आते आते आपको इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बेस समझ में आ गया होगा, ग्राउंड समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।